हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BBMKU सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 मेजर पेपर 1 हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है भारतवर्ष की अवधारणा और नामकरण की व्याख्या करें। ठीक है, यानी जो हमारा भारतवर्ष है उसके नामकरण कि नाम कैसे पड़ा और उसकी अवधारणा का व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए भारतवर्ष की अवधारणा क्या है। तो भारतवर्ष प्राचीन भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो आज के भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करता है। ठीक है, इसका इतिहास बहुत पुराना है ना। तो नामकरण में देखें तो जो भारतवर्ष है यानी जो भारत का नाम, जो पुराने समय में भारत का नाम कहाँ से लिया गया था, जो एक राजा थे भरत, ठीक है, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, उन्हीं के नाम से भारत नाम पड़ा था हमारे देश का। ठीक है, तो और देखिए संस्कृत में धर्म, भाषा और ऐतिहासिक महत्व है इनका। देखिए नामकरण कहाँ से, देखिए अलग अलग समयों में विभिन्न नामों से जाना गया भारतवर्ष को, है ना। देखिए प्राचीन काल में इस क्षेत्र को आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, नाभि देश, हिमालय, कुरुक्षेत्र, भरत, महाभारत, सप्त सिंधु, सप्तपुरी, सप्तलोक, सप्त महाद्वीप आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, मुगल काल में इस क्षेत्र को हिंदुस्तान या हिंदुस्तान आदि के नामों से जाना जाता था। ठीक है, यानी और ब्रिटिश काल में इसे इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय इतिहास के वर्गीकरण, है ना, यानी वर्गीकरण के बारे में हमें बताना है। जैसे प्राचीन भारत काल, आधुनिक भारत काल और समकालीन भारत काल, ये जो हमारा एंसेंट इंडियन हिस्ट्री है ना, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किन किन भागों में बांटा गया, देखिए 4 मुख्य युगों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, ठीक है, उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास, और देन है आधुनिक इतिहास। ठीक है, और देन है समकालीन इतिहास। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय शिक्षा प्रणाली, तक्षशिला और विक्रमशिला के बारे में विस्तार से चर्चा करें। ठीक है, जो एंसेंट इंडिया में जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, है ना, एजुकेशन सिस्टम, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय शिक्षा प्रणाली एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध इतिहास रखती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास विभिन्न कालों में विभाजित हुआ है और विभिन्न स्थलों पर विशेष शिक्षा संस्थानों का निर्माण हुआ है। जैसे तक्षशिला देखिए, तो तक्षशिला कहाँ का था। तक्षशिला एक प्राचीन गुरुकुल था जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक था। ठीक है, कहाँ पे था, देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था और मौर्य, कुषाण और गुप्त साम्राज्य के समय में महत्वपूर्ण था ये। ठीक है, और देखिए विक्रमशिला कहाँ था। विक्रमशिला एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जो 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। ठीक है, और ये बिहार के भागलपुर में स्थित था। ठीक है, और यहाँ महायान संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता था विक्रमशिला को। ठीक है, यहाँ पर तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साहित्य की महिमा के बारे में विस्तार से बताएं। जो हमारे इंडियन लिटरेचर है ना, उसके बारे में विस्तार से बताना है। भारतीय इतिहास को मतलब भारतीय साहित्य क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए ये शाखाएं वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, तो यही है इंडियन लिटरेचर, उनके बारे में विस्तार से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए वेद, तो वेद क्या है, वेद शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है ज्ञान, है ना। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में मंत्र, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद के प्रमुख भाग हैं। ठीक है, और देखिए वेदांग, तो वेदांग क्या है, संस्कृत में अंग का अर्थ होता है अंश, है ना। तो वेदों के सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा जाता है। इनमें शिक्षा, छंद, निरुक्ति, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष के प्रमुख संस्थान होते हैं। देन है उपनिषद, है ना। तो उपनिषद संस्कृत में समीप या रहस्य मतलब होता है इसका। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, समीप या फिर रहस्य। तो उपनिषद पुराणों के प्रमुख स्तोत्र हैं जो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म और संसार के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ठीक है, और देन है नेक्स्ट में पुराण। तो पुराण देखिए, पुराण क्या है, पुराण का अर्थ होता है पुरानी कहानी, है ना। पुराण क्या है, महाभारत, रामायण, भागवत, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण, ये सब पुराण है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान, है ना, जो कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की चर्चा करें, है ना। कि जो प्राचीन भारत काल यानी एंसेंट इंडिया में जो चिकित्सा विज्ञान था, है ना, जो ठीक है, तो क्या है देखिए प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान था। वहाँ विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ विकसित हुई थी, है ना। उसमें से योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको कि नेचुरोपैथी कहते हैं ना, वे सब भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से थे। ठीक है, तो आयुर्वेद आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक का संस्कृत में सब मतलब होता है आयु का मतलब होता है वेद, है ना, वेद का संगम, इसका अर्थ होता है जीवन का ज्ञान। ठीक है, तो आयुर्वेद भारतीय साहित्य के अनुसार संसार में के प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली में से एक है। इनमें प्राकृतिक उपायों, जड़ी बूटियों और प्राणायाम, आहार और ध्यान के महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। और देखिए योग, तो योग संस्कृत
शब्द युज से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एकता या संगठन। तो योग प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी है। पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संलग्न है। ठीक है, यहाँ देखिए। और देखिए नेक्स्ट है प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी। तो प्राकृतिक चिकित्सा भी जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, जो प्रकृति के साथ समन्वय और चिकित्सा करने पर आधारित है। इनमें प्राकृतिक उपाय, प्राणायाम, प्रकृति से मिलन, सुनने की कला, प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति के साथ संबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान था वो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंक प्रणाली और गणित पर एक नोट लिखे, है ना, यानी कि जो हमारा न्यूमेरल सिस्टम था और मैथमेटिक्स सिस्टम है ना, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो भारतीय संख्या पद्धति और गणित का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्व विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है ना, क्योंकि भारतीय संख्या पद्धति को अंकन और गणित के क्षेत्र में विशेष महत्व है। जैसे देखिए भारतीय संख्या पद्धति, तो भारतीय संख्या पद्धति का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय से हुआ था, है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत पुरानी सभ्यता, तो उसी के समय से ही भारतीय संख्या पद्धति की शुरुआत हुई थी। भारतीय संख्या में पद्धति में शून्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पहले प्रस्तुत किया, है ना। जो जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, है ना। और देखिए यहाँ पर भारतीय संख्या पद्धति में 1 से 9 तक के अंकों का प्रचलन है, जिन हिंदी में संख्याएं कहा जाता है। भारतीय गणित, तो भारतीय गणित का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसमें बहुत सारे महान गणितज्ञ हुए हैं, जैसे कि देखिए ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, महावीर, भास्कराचार्य, नीलकंठ, माधव। ठीक है, और फिर यहाँ पर होगा देखिए भास्कर है ना, भास्कर द्वितीय जिन्हें कहा जाता है, रामानुजा, ये सब कुछ महान भारतीय गणितज्ञ के उल्लेखनीय नाम है। ठीक है, तो भारतीय गणित के क्षेत्र में संकलन, गुणन, भागन, समीकरण, प्रमीकरण की कला महत्वपूर्ण है ना। और देखिए संसार में होने वाले किसी भी प्रमुख गणितीय अनुसंधान में जीरो का महत्वपूर्ण स्थान है, जो शून्य के रूप में हिंदी में पुनर्लेखन किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो जीरो की खोज कहाँ हुई थी? भारत में ही। तो भारत में जो मैथमेटिक्स जो सिस्टम है, यानी जो गणित का इतिहास है, बहुत पुराना रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि, वन, कृषि, उद्योग की विशेषताओं का महत्व को विस्तार से बताएं, है ना। जो भारतीय इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसमें भूमि यानी लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और उद्योग की क्या क्या विशेषता है वो सब बताना है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि, वन, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं और महत्व के बारे में विस्तार समझने के लिए निम्नलिखित जानकारी दी गई है। ठीक है, तो भूमि एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये कृषि, औद्योगिक उत्पादन, निवास, सड़क, जो भी ये सारा इसी से होता है ना। और वन, तो भारत में महत्वपूर्ण स्थान है वनों का भी। ठीक है, कृषि तो महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें प्रमुख खाद्य सामग्री प्राप्त होती है हमें, है ना। और औद्योगिक क्षेत्र तो जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र समाज में रोजगार, आर्थिक समृद्धि और सामरिक प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है, तो ये सब रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समय की भारतीय अवधारणा की व्याख्या करें, है ना। जो समय की इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है उसके बारे में बताना है हमें। तो समय की अवधारणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यांकन संग्रह है, जो भारतीय संस्कृति और दर्शन के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार समय को मानव जीवन का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। ठीक है, और देखिए समय की भारतीय धारणा में समय को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, जिसे सही ढंग से प्रबंधित करके मनुष्य सफलता की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, और देखिए समय की भारतीय धारणा में समय को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना जाता है, जिसे सही ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। और समय का प्रक्रियाशील संगठन, सही निर्णय, समर्पण, संकल्प और समर्थन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो समय की भारतीय धारणा में समय को काल के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पुराने संस्कृति, परंपरा, मौके, संक्रमिति और प्रेरणा के प्रकोप होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में भाषाओं और लिपि के विकास को बताना है ना, कि भारत में जो भाषा यानी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ वो बताना है। तो भारत में देखिए भाषा और लिपि का विकास एक आकर्षक यात्रा है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विकास को दर्शाती है। ठीक है, कई प्राचीन लिपियों और भाषाओं ने भारत के भाषाई परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे देखिए ब्राह्मी, खरोष्ठी, पराजित, संस्कृत और पाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में भाषा और लिपि के विकास का पता लगाएं। ठीक है, यानी ये सब जो है ना, ब्राह्मी, खरोष्ठी, पराजित, पाली, संस्कृत, ये सब जो है भारत का पुरानी भाषा है ना। तो देखिए कौन कौन से, ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है ना। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी भाषा। ब्राह्मी लिपि देवनागरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली लिपियों सहित अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की पूर्वज है। ठीक है, लिपि में लगभग 44 मूल प्रतीक है, जो विभिन्न ध्वनियों और अक्षरों को प्रतिनिधित्व करते हैं।
नेक्स्ट है देखिए खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि का उपयोग प्राचीन गांधार यानी आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अभी के समय में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है ना, तो वो पुराने समय में यानी प्राचीन भारत काल में गांधार था, ठीक है, तो वहाँ पर किया जाता था, ठीक है। यह एक अबुगिडा लिपि है जहाँ व्यंजन और अंतर्निहित स्वर ध्वनि के साथ लिखे जाते हैं, जिन्हें विशेषक के साथ संशोधित किया जाता है ना। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मुख्यतः प्राकृत भाषाओं को लिखने के लिए और बाद में संस्कृत के लिए भी किया गया। स्क्रिप्ट में व्यंजन, स्वर्ण, संयोजक और प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 40 अक्षर है ना, यानी खरोष्ठी लिपि में कितने अक्षर है? 40 लिपि है, 40 अक्षर है। अब देखिए प्राकृत लिपि। तो प्राकृत लिपि जो है ना, प्राकृत लिपि वो ब्राह्मी लिपि का एक प्रकार है जिसका उपयोग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों विशेषकर कश्मीर में किया जाता था, है ना। तो प्राकृत लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का प्रभाव दिखता है। अब देखिए संस्कृत भाषा। तो संस्कृत एक प्राचीन इंडो और यूरोपियन भाषा है जिसका भारतीय भाषाओं और साहित्य के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसे वेदों, उपनिषदों, महाभारत और रामायण और विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथों जैसे शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों की भाषा माना जाता है। और है नेक्स्ट पाली भाषा, है ना। तो पाली एक मध्य इंडो आर्यन भाषा है जिसका उपयोग प्राचीन बौद्ध ग्रंथों विशेषकर थेरवाद परंपरा में किया गया था। इसका संस्कृत से गहरा संबंध है और इसका व्याकरण और शब्दावली सरल है। पाली का उपयोग बुद्ध की शिक्षाओं को लिखने के लिए किया गया है और यह बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा बन गई है, ठीक है। तो निष्कर्ष देखिए यानी कंक्लूजन देखिए तो भारत में भाषा और लिपि के विकास इस क्षेत्र की विविध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राचीन भारत में राज्य संरचना के बारे में विस्तार से बताना है। जैसे है ना, प्राचीन भारत में जो स्टेट का संरचना था, जैसे कुल, परिवार, गांव, जनपद, ये सब का क्या सिस्टम था उसके बारे में बताना है। तो देखिए आधुनिक भारत का प्राचीन भारत में संरचना में हमें प्राचीन भारत की राज्य संरचना को समझने हो सकता है। तो प्राचीन भारत में राज्य संरचना को विभाजित किया गया कौन कौन से भाग में? देखिए कुल में, परिवार में, जन और जनपद में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुल क्या होता है? कुल एक प्राचीन भारतीय समाज में परिवार के सदस्यों की समूह होता है ना। कुल में समूह के सदस्यों के बीच संबंध और संगठन होते हैं, ठीक है। तो मतलब ढेर सारा जो परिवार का जो समूह है ना उसी को कहा जाता है कुल। और फैमिली, तो फैमिली जानते हैं भारतीय समाज में सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी। परिवार में मुख्यतः माता पिता और उनके संतान होते थे। अब देखिए नेक्स्ट है गांव। तो गांव प्राचीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थानिक समुदाय था। गांव के लोगों के संगठन, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र था, है ना। तो जन क्या है? जन प्राचीन भारत में कुल, परिवार और गांवों के समूह को जन कहा जाता था। और जनपद क्या है? जनपद प्राचीन भारत में क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक संगठन होता था। जैसे एक जनपद में कई जनों के समुदाय होते थे और प्रमुख के माध्यम से प्रशासनिक कार्य होते थे। जनपदों में सेना, न्यायपालिका और प्रक्रियाएं की संस्कृति होती थी। तो प्राचीन में कुल, परिवार, गांव, जन और जनपद इन स्तरों के महत्वपूर्ण स्थानों के मेल में समृद्धि, समरसता और प्रसन्नता की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे BBM के यू सेमेस्टर 1 सेशन 2023 to 27 मेजर पेपर 1 हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।